दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो ये लेसन जो है पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कल परसों मैं केमिस्ट्री का भी अपलोड करूँगा। धीरे धीरे सब लेसन मैं अपलोड करूँगा। तो आज फिजिक्स पढ़ते हैं। ये लेसन को मैंने बहुत बेसिक में सिखाया है, तो मतलब आपको टाइम लगेगा इसमें, तो तभी भी पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक में है, बहुत ज़्यादा बेसिक में है। और मतलब अपने पहले कुछ पढ़ा नहीं होगा 9 एंड 8 में, तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। उससे ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ठीक है, या आपको पढ़ना होगा तो मैं 9th और 8th के भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं 11th के फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड में। ठीक है, तो पहला क्या है, लेसन नंबर 1। ठीक है, लेसन नंबर 1 पार्ट 1। तो ये पार्ट 1 है, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी बिना देर किए यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं। तो देखिए, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ठीक है, तो हमने साइंस को शुरुआत कम से कम 6 स्टैंडर्ड से शुरू किया है, तब से 10th तक। अभी 10th में, अभी 11th में हम लोग आए हैं। तो तब तक हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस, बहुत सारे काइनेमेटिक इक्वेशंस, बहुत कुछ हमने सॉल्व किया है, समझा है। उसमें हम लोग ने यूनिट्स लगाए हैं, जैसे न्यूटन हो गया, और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, मीटर हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। तो ये सब जो यूनिट है, ठीक है, ये जो यूनिट हम लोग यूज़ करते थे, ये यूनिट्स और उस पे जो मेज़रमेंट होता था, उस फॉर्मूला यूज़ करते थे हम लोग, कुछ दिमाग लगा के सॉल्व करते थे, तो उसमें कुछ मेज़रमेंट का भी यूज़ होता था। तो ये दोनों चीज़ को मिला के यूनिट्स एंड मेज़रमेंट बनाया गया है। ठीक है, नहीं बनाया नहीं गया है, मतलब बोलते हैं कि यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, इसी चीज़ पे ये लेसन बेस्ड है, कि मतलब हमें यूनिट्स की मेज़रमेंट कैसे करें, लेंथ का मेज़रमेंट, मास का मेज़रमेंट, ये चीज़ इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये पूरा बेसिक लेसन है सब चीज़ का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से समझते हैं। इंट्रोडक्शन से क्या बताया इधर, हाँ हाँ, देखिए, फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस। ठीक है, फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है, जहाँ पे हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, वेयर वी मेज़र वेरियस फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी ये एक्सपेरिमेंट ही समझिए या कुछ और समझिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी हम लोग, एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग मेज़र करते हैं। बाकी जब स्कूल में पढ़ते हैं तभी भी कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग भी मेज़र पकड़ते हैं, मतलब। ठीक है, तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस वेयर वी मेज़र वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रहा है इसमें, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो ऐसा क्वांटिटी जो फिजिकली हो, मतलब कि उसके अंदर मैटर प्रेजेंट हो या ना भी चलेगा, क्योंकि लाइट में तो मास होता ही नहीं है, लेकिन एक फिजिकली हम लोग उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, उसमें लेंथ का यूज़ कर पाए हम लोग, मास का यूज़ कर पाए, और टाइम का यूज़ कर पाए, वैसा चीज़। ठीक है, उसमें सब का यूज़ कर पाए, वैसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता होगा। लेकिन वही वैसे वैसे ही कहते होंगे। ठीक है, कहा जाता होगा नहीं, कहते ही हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही वही हुआ। ठीक है, अभी इन आवर डे टू डे लाइफ वी नीड टू मेजर अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, हमारे दिन ब दिन की लाइफ में हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी देखिए, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी मेज़र करने के लिए, हम वो चीज़ मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक नीड के हिसाब से। तो पहले हमें कोई चीज़ का साइज़ निकालना था, कोई ऑब्जेक्ट का साइज़ निकालना था, या कोई बड़े बड़े टैंक हो गए, या बहुत जो भी हो गए, उन लोग का साइज़ निकालना होगा, मून का साइज़ निकालना होगा। तो हमने साइज़ निकाला। बाद में हमें उसका वॉल्यूम ही निकालना था, तो वॉल्यूम भी निकाल सकते थे मेजरमेंट के यूज़ करके, तो वॉल्यूम भी निकाला हम लोगों ने। बाद में अमाउंट ऑफ मैटर, एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट करता है, ये भी हम लोग ने पता लगाया है, पढ़ा है। तो ये सब हमने कैसे, हम लोग के क्या मतलब बोला है कि
ये सब जो है ये हम लेकिन एक नीड होता है हम लोग का, नीड टू मेज़र, एक ज़रूरत के हिसाब से हमने नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ को बनाया है, मेज़र किया है। तो एक और है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी एक टेम्परेचर नापने का जरिया है, ठीक है। अभी लेंथ ऑफ क्लोथ, तो ये क्या है, हम जब जाते हैं टेलर के पास, उन लोग के हाथ में ऐसा कुछ इंची टेप जैसा रहता है जिससे वो कपड़े का लेंथ निकालते हैं। तो ऐसे ये सब कुछ कुछ चीज़ हैं जिससे मेजरमेंट होता है। और हाँ, अब a measurement always involves a comparison with the standard measuring unit which is internationally accepted। तो अभी हम लोग यूनिट समझते हैं, यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या है, एक ऐसा मेजरमेंट हो ऑलवेज, मतलब कि एक कंपैरिजन को इन्वॉल्व करे स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट के साथ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक समझिए स्टैंडर्ड है, जैसे कि एक मास ही है, मास में क्या यूज़ करेंगे, हम किलोग्राम यूज़ करते थे कि ये फल कितने किलोग्राम का है, ये सब्ज़ी कितने किलोग्राम का है। तो जो किलोग्राम है ना, ये किलोग्राम जो है उसमें एक कंपैरिजन को इन्वॉल्व मतलब बताया गया है। जैसे कि समझिए अभी उसमें कैसे कंपैरिजन होगा, किलोग्राम होगा ये कंपैरिजन, उस किलोग्राम का ग्राम होगा, मिलीग्राम होगा, ऐसे ग्राम के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे यूनिट जो होते हैं। तो वही बोला गया है कि कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट से एक कंपैरिजन करके एंड और उसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी हो, ठीक है। और सभी उसको मतलब कि उस क्वांटिटी को, उस यूनिट को मानते हो, क्योंकि अभी हमने उसको मीटर कहा तो कोई और भी उसी मीटर का है, तो ही उसे भी समझ आएगा और हमें भी समझ आएगा, ऐसा कहा, मतलब कि कहने का मतलब है। तो दिस स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड है इसे हम यूनिट कहते हैं, इसी स्टैंडर्ड को। कुछ एग्जांपल्स के एग्जांपल भी दिया इधर कि फॉर एग्जांपल, फॉर मेजरिंग द मास ऑफ गिवन फ्रूट वी नीड स्टैंडर्ड मास यूनिट ऑफ 1 kg, ठीक है। जब हम मास मेजर करेंगे, हम लोग के पास एक फ्रूट दिया गया है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड मास यूनिट क्या है, 1 kg 500 ग्राम, ठीक है। और भी करे तो 500 मिलीग्राम, ऐसे ही बहुत सारे उसके वो निकले, क्या बोलते हैं, उसके बहुत सारे यूनिट निकलेंगे, स्टैंडर्ड मास यूनिट निकलेंगे। तो ये कंपैरिजन क्या है इसमें दिख रहा है आपको, ये 1 किलोग्राम 500 ग्राम, यही कुछ कंपैरिजन दिखा रहा है अगर, हाँ, ठीक है। उस चीज़ को, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। अभी द मेजर क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ए नंबर फॉलोवर्ड बाय अ करस्पॉन्डिंग यूनिट, ठीक है। और जो मेजर क्वांटिटी है वो एक्सप्रेस होता है उस टर्म में, नंबर के टर्म में, ठीक है, जो फॉलोवर्ड मतलब जो फॉलो होता है करस्पॉन्डिंग यूनिट के साथ, ठीक है, फॉलोवर्ड बाय करस्पॉन्डिंग यूनिट। अभी हाँ सही है, वही है। और उस क्वांटिटी को हम लोग एक टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कुछ नंबर के साथ, एक नंबर लेंगे कोई, और उसके बाजू में हम लोग कुछ कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट, मतलब कि हर बार एक ही यूनिट नहीं लगा सकते हैं। सब्जी के लिए मतलब कि सब्जी का मास, कोई फ्रूट का मास निकालेंगे, ठीक है, कोई फ्रूट का मास निकालेंगे तो हम वहाँ पे केजी लगाएंगे या ग्राम लगाएंगे। अभी उसका लेंथ निकाले हम लोग, तो उसमें मीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर लगाएंगे। तो यही बोला है कि कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट एक लगेगा। तो क्या बोला है, एक एग्जांपल दिया है कि द लेंथ ऑफ वायर इज रिटन एज 5 मीटर, ठीक है। वेयर एम क्या है, एम उसका यूनिट है और 5 एक वैल्यू है, ठीक है। एंड 5 इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ इन दैट यूनिट, ठीक है। 5 एक वैल्यू है उसमें, और जो यूनिट क्या है, मीटर एक यूनिट है। वही मैं जो आपको बताया कि 5 मीटर एक वैल्यू है उस यूनिट का। जितनी चीज़ हमें समझना है, एक लेंथ ऑफ, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है। तो लेंथ का, वायर का लेंथ कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 उसमें एक वैल्यू हुआ, और मीटर क्या है, उसका एक यूनिट है उस वायर का, ठीक है। और लेंथ एक यूनिट होता है, ठीक है, ये आप समझना। डिफरेंट क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन डिफरेंट
यूनिट्स, जो डिफरेंट क्वांटिटी होते हैं वो मेज़र होते हैं डिफरेंट यूनिट के साथ, जैसे कि लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, मास किलोग्राम में, और द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो जो डिफरेंट क्वांटिटीज होते हैं वो मेजर होते हैं डिफरेंट यूनिट्स के साथ। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल भी दिया है इधर। देखिए, लेंथ जो है वो मीटर में, टाइम जो है सेकंड में, मास जो है किलोग्राम में। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। एक और समझ आते हैं कि टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लेते हैं। ठीक है, और टाइम ले लेगा, हाँ, तो टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, और अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है उसको मोल में लेते हैं हम लोग। कुछ नए हैं, आप लोग आगे समझ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज, जैसे जैसे क्वांटिटी आएंगे वैसे वैसे उसके यूनिट्स जो हैं वो बदलेंगे। ठीक है, अभी द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट, इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड मेजर होगा कोई भी क्वांटिटी का, उसको हम लोग उसका यूनिट बोलेंगे। जो हमने पहले इधर पे पढ़ा था कि दिस स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट। दिस स्टैंडर्ड मतलब कि जितना हमने पढ़ा था कि अ मेजरमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। उसको एक तरीके से बताया इधर कि द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी यूनिट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। उसको हम उसका यूनिट बोलते हैं, उस क्वांटिटी का। एक स्टैंडर्ड मेजर होगा कोई भी क्वांटिटी का, तो उसका वो यूनिट होगा। ठीक है, उस क्वांटिटी का एक यूनिट होगा। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इधर क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल में, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, क्या है, व्हाट इज यूनिट। हमने ये पढ़ा है तो यूनिट के बारे में कुछ नॉलेज तो हो गया होगा हमको। तो क्या है कि अ यूनिट इज एनी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन इन मेजरमेंट। ठीक है, जो यूनिट है कोई भी स्टैंडर्ड का हो, कोई भी स्टैंडर्ड का, सेम स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, तो कोई भी स्टैंडर्ड का हम यूज़ करेंगे, कंपैरिजन बनाएंगे, एक मेजरमेंट में हम यूज़ करेंगे, तो उसमें कुछ कंपैरिजन तो रहेंगे। जैसे बताया था 1 किलोग्राम 500 ग्राम, तो उसमें क्या बोला है कि मेजरमेंट में जो कंपैरिजन के लिए हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड में यूज़ करते हैं मेजरमेंट। ठीक है, एक मेजरमेंट करेंगे, उसमें कुछ कंपैरिजन दिखाने के लिए कि वो 500 ग्राम था, 1 किलो था, उस कोई भी स्टैंडर्ड में उसे हम यूनिट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड हो, और स्टैंडर्ड मतलब कि इसको नापने का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। ठीक है, उसको ही बोलते होंगे। तो देखिए, अ यूनिट इज़ एनी स्टैंडर्ड यूज फॉर मेकिंग कंपैरिजन इन मेजरमेंट। इतना आपको समझना है कि एक स्टैंडर्ड यूज होगा कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन मतलब कि मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट में कंपैरिजन के लिए। ठीक है, मेजरमेंट में कंपैरिजन के लिए कोई भी स्टैंडर्ड यूज हो उसे हम यूनिट कहेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, विच यूनिट्स हैव यू यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर मेजरिंग। ठीक है, कौन कौन से यूनिट हम लोग लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर दिया है, तो ये इसी यूनिट के बारे में बताना है हमें। तो इन लैबोरेटरी द यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट आर, लेंथ को मीटर में हमने पढ़ा है, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड्स में। अभी एक टेम्परेचर इन केल्विन, ये आपको 7th में दिया होगा। ये अच्छे से बताया था कि जो जो सम होता है, मतलब कि ऐड करके डिग्री सेल्सियस प्लस फ़ारेनहीट जो होता है, फ़ारेनहीट जो होता है वो भी एक नापने का वो है, उससे भी नापते हैं हम लोग। आपके थर्मोमीटर में ना दोनों दोनों का सिंबल रहता है, एक एफ का रहता है और एक सी का रहता है, तो दोनों को प्लस करेंगे ना तो केल्विन का वैल्यू आता है। ठीक है, उन दोनों का सम का एक वैल्यू जो आएगा वो केल्विन का वैल्यू रहेगा, और ये साइंटिफिकली यूज़ होता है, इसलिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी भी है, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। देखिए, अब फंडामेंटल क्वांटिटी बाद में पढ़ेंगे, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। तो देखिए, इन अवर earlier standard we have come across various system of units। ठीक है, मतलब कि हमारे पहले स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारे यूनिट्स को पढ़े हैं, और उसके नेम देखिए क्या है, सीजीएस पढ़े हैं, एमकेएस पढ़ा है, एफपीएस पढ़ा है, एसआई पढ़ा है। ये कम से कम 7th से लगता है कि यूनिट्स के बारे में शुरुआत हो गया होगा। ठीक है,
तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें एक चीज़ वो है कि कोई इसको एक इस सिस्टम को कैसे बनाया होगा, एक रिलेशन, एक रिलेटेड होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि सेंटीमीटर के साथ सेकंड का एक रिलेट हो सकता है और ग्राम के साथ, लेकिन अभी हम उधर सेंटीमीटर किलोग्राम और सेकंड डाल देंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, इसलिए इसको एक सिस्टमेटिकली बनाया गया है, इसलिए ये सब एक सिस्टम है, ठीक है। तो अभी थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। तो क्या हुआ, द फर्स्ट थ्री सिस्टम नेमली सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस वेर यूज्ड एक्सटेंसिवली टिल रिसेंटली, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा तौर पर, ठीक है, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस यूनिट यूज़ होता था, ठीक है, पहले, लेकिन पहले यहाँ क्या बहुत पहले की बात है। बाद में इन 1971 द 14 इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन यूनिट एंड वेट मेजर जो थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ करना चाहिए। तो मतलब इनका क्या कहना था कि एक ऐसा यूनिट हमें यूज़ करे जिसे सभी कंट्रीज़, ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ यूज़ करे, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम ना आए। देखिए, अभी हमने यहाँ पे एसआई सिस्टम यूज़ किया और किसी और ने एमकेएस सिस्टम यूज़ किया, किसी ने एफपीएस किया, ऐसे सब अलग टाइप के कोई दूसरे सिस्टम यूज़ किए। अभी कोई मतलब अलग अलग टाइप के मेजरमेंट करते हैं जो इस सिस्टम से अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सब सिस्टम से अलग होते हैं। अब हम कोई आउट ऑफ कंट्री वाला इधर आया तो उसने कुछ बोला, मतलब कि कुछ मांगा उसने, तो हमने उससे कुछ दूसरा कुछ यूनिट बताया उसको, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसी चीज़ के लिए हमने ऐसा सिस्टम, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम जो था उसको रिकमेंड किया था हमने ने, मतलब कि इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस जो थे उन्होंने रिकमेंड किया कि ऐसा सिस्टम यूज़ करे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, सब उसे माने, जिससे कि कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ऐसे में ना, इसलिए। तो क्या था कि दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड ऐसा यूनिट, और जो ये इंटरनेशनल सिस्टम था, इस इंटरनेशनल सिस्टम जो था हम लोग, ये उसका नाम क्या रखा हमने, ऐसा ही सिस्टम ऐसा ही यूनिट रखा, ठीक है। ऐसा यूनिट था इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहते थे हम लोग, ऐसा ही यूनिट। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आता है, तो इसे सबको मानना ही है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा ही सिस्टम, ऐसा यूनिट्स यूज्ड डेसिमल सिस्टम, ऐसा यूनिट जो है वो डेसिमल सिस्टम यूज़ करता है। कन्वर्जन विथ इन द सिस्टम इज़ वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट, और जो कन्वर्जन होता है ये बहुत ज़्यादा सिंपल और कन्वीनियंट हो जाता है इसके साथ। तो यही बताया गया है। कुछ क्वेश्चंस भी था उसमें, कैन कॉल में क्या है, विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव यू यूज्ड, ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई हैव यूज्ड मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये मैट्रिक सिस्टम क्या है, मैट्रिक सिस्टम जो है ऐसा सिस्टम ही है, एक मैट्रिक सिस्टम उसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको जो लिखना हो लिख सकते हैं। अभी देखिए, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए इधर वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स नेमली, हमने पढ़ा है अभी, कुछ नाम दिए वही नाम है, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। तो आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं, इनका नॉलेज के लिए भी रखना है, क्योंकि जो नीट की प्रिपरेशन करेंगे या सीईटी के जो भी रहेंगे, तो उनको ये सब के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। कहाँ से भी आता है क्वेश्चन पता ही होगा आपको। तो देखिए, द फ्रीज थ्री सिस्टम ऑफ नेमली सिस्टम्स नेमली सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस वेर यूज्ड एक्सटेंसिवली टिल रिसेंटली, ठीक है। तो कुछ ये है 1974 में कुछ 14 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो मैंने बताया था उसे उस यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहा जाता था, ऐसा सिस्टम कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स में, ठीक है। अभी एकदम शांति से देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस साल के
बेस्ड आएगा, मतलब कि इस साल पे थोड़ा बेस्ड है, बाकी तो पुराना ही है। ठीक है, देखिए अभी द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी, हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में शुरुआत में ही बात किया था, तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड ना करे दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है, अपने मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या है इधर कि जो फिजिकल क्वांटिटी समझिए लेंथ हो गया, लेंथ है, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मास है। ठीक है, तो लेंथ जो है वो मास पे डिपेंड ना करे, ठीक है, और कोई मेजरमेंट के लिए, मतलब कि लेंथ मास में डिपेंड ना करे कोई मेजरमेंट के लिए, एक इंडिपेंडेंट हो वो चीज़, फिजिकल क्वांटिटी एक, दोनों इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, वो उस पर डिपेंड ना करे, और मास जो है लेंथ पे डिपेंड ना करे। एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट ना करे, उस चीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और नाउन एज फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ 60 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन से हैं देखिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये 4 हो गए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ मतलब जो हम लेंथ निकालते हैं कोई चीज़ का, उसके लिए हम लोग मीटर यूज़ करते होंगे लेंथ के लिए, बहुत सारे टेप आते हैं, उससे लेंथ निकाला जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्केल से लोग लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ ये हुआ। और मास क्या है, मास हम ज़्यादातर एक मेज़रमेंट का मशीन आता है, हम जाएंगे कोई भी दुकान में, फल की दुकान में जाए या राशन दुकान, कोई भी स्टोर में जाएंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है एक, उस पर कुछ सामान रखते हैं और एक उसमें मेज़रमेंट दिखाया जाता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े टाइप के भी एक मेज़रमेंट के लिए आते हैं, जितना ज़्यादा हमें वेट नापना होगा वैसे वैसे मेज़रमेंट के अलग अलग टाइप के आते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के मेज़रमेंट के मशीन्स आते हैं। ठीक है, टाइम के लिए तो हम क्लॉक ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या कुछ भी हो। उस टाइम में सेकंड जो है वो आपको दिखता होगा कि, या नहीं भी दिखता हो, लेकिन हमने उसके लिए एक सेकंड हैंड बनाया है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉच में भी सेकंड, आपको उसका यूनिट नहीं दिखेगा, लेकिन एक सेकंड का वैल्यू जरूर दिखेगा। और अभी टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर जो है वो क्या है, उसे हम लोग ज़्यादा थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो बस हमारे बॉडी टेम्परेचर से के लिए नहीं बना है, उससे हम लोग बहुत सारे टाइप के टेम्परेचर पता लगाते हैं, जैसे कि कोई रूम का टेम्परेचर हो, या कोई एटॉमिक सेंटर आते हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर चेक किया जाता है कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। वैसे ही बहुत जगह हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक टेम्परेचर की बात करें तो हाँ, इस अभी हम लोग कोई बॉडी का टेम्परेचर करिए, या कोई हर टाइप का टेम्परेचर होता है ना, तो एक मोबाइल का टेम्परेचर चेक करते हैं कोई कोई कि कितना हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी टेम्परेचर जो है वो हर टाइप से टेम्परेचर को यूज़ किया जाता है, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, बहुत सारे वैसे ही कोई कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक इंडिपेंडेंट मतलब कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसमें कोई वो नहीं है, ये मतलब कि डिपेंड नहीं रहता किसी चीज़ पे। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो क्या है, एक फ्लो पार्टिकल जो होता है, चार्ज जो होता है, पर सेकंड में कितना फ्लो पार्टिकल एक चार्ज, मतलब कि एक वायर से जाए, उसको हम करंट कहते हैं। मतलब कि हम करंट का यूज़ कैसे करते हैं, घर में आप बैटरी यूज़ करेंगे तो उसमें भी करंट जाएगा, बड़े बड़े स्विच का यूज़ करेंगे तो उसमें भी हम लोग करंट देखते हैं कैसे, मतलब कि जो मशीन से चलते हैं उस करंट से, तो करंट का भी यूज़ इस सब चीज़ों में ही होता है, ये छोटे से बड़े तक जाता है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है देखिए, ये इसलिए से इस साल का ही है। ठीक है, पुराने साल में आपने इसको नहीं पढ़ा होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको थर्ड लेसन में, थर्ड की सेकेंड लेसन में आपको, या देखेंगे आगे में आपको बताऊंगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कुछ इंटेंसिटी का बात हो रहा होगा। और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, हमने इसे 9th में देखा होगा कि मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसका एक कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल है उस सब्सटेंस में, या कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल है सब्सटेंस में, इतना ही इसमें
पता रहना चाहिए। बाकी अभी हम लोग यूनिट में अच्छे से समझते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है डिपेंड नहीं करता है, मतलब जो डिपेंड ना करे कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के, कोई दूसरी अन्य अदर फिजिकल क्वांटिटी पे अपने मेजरमेंट के लिए, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। इसे आप लोग याद करिए, समझिए, कुछ वाला नहीं है। अभी एक ऐसा भी कुछ आ सकता है, नहीं ये तो है दूसरा कुछ। देखिए अभी ये फंडामेंटल क्वांटिटी देख लिया हमने, तो अभी फंडामेंटल यूनिट क्या है वो देखिए। तो क्या है कि द यूनिट यूज टू मेज़र फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। जो यूनिट हम मेज़र करते हैं मेज़र करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी हम जानते हैं क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसे हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। कुछ इसमें हमें इतना याद रखना है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ होगा उसे फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। मतलब कि एक लॉजिक की बात है ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके लिए कुछ यूनिट तो होगा ही ना। ठीक है, तो देखिए द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, देयर यूनिट्स एंड सिंबल्स दिखाया गया है चार्ट में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, हमने पढ़ा है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ से शुरुआत करते हैं। लेंथ का एसआई यूनिट हम लोग इंटरनेशनल यूनिट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। और इसको हम एम के, स्मॉल लेटर एम से डोनेट करते हैं। ठीक है, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, और इसके केजी दिया है स्मॉल में, और 1 सेकंड दिया है। और टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है। केल्विन के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, कैसे वो दो टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट के सम से बना है, मतलब कि यूज़ करते हैं बना के। और ये साइंटिफिकली यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे केल्विन का यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर को ए से डोनेट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ मतलब कि चार्ज होता है, एक वायर में कितना चार्ज पार्टिकल जा रहा है पर सेकंड में, उससे ही करंट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे तो करंट का यूज़ हम जानते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं, इतना समझिए फिर। और एम्पियर और ए से डोनेट किया जाता है। इससे हम 9th में देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के लेसन, ज़्यादा इसमें 9th का ही आपको पूरा अच्छे से बताया है, तो ये सब आपको 9th में मिल जाएगा। टेम्परेचर के बारे में भी कुछ बताया गया है इधर, टेम्परेचर के बारे में मिल जाएगा। टाइम तो बहुत एब्सोल्यूट है, तो आपको हर जगह देखने मिलेगा। अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला हो गया। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नहीं रुको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला है, इसको CD से सिंबल से डिनोट किया जाता है, CD के। अभी एक और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस होगा, उसमें कितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके लिए ये भी आपको 9th में ही मिलेगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि मोल जो है ना, मोल, ये मोल इसका एक ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ ऐसा डिवाइड किया जाता है, कुछ मतलब बताया जाता है, वो आपको 9th में मिल जाएगा। ठीक है, आप बुक एक बार झाँक के देख लेना, एक फॉर्मूला आपको दिखेगा। तो वही उसका जो यूनिट है वो क्या है, मोल है। ठीक है, MOLE। और उसको सिंबल में तो जानते हैं कि शॉर्ट में लिखा जाता है, तो इसलिए उसको वहाँ पे E हटा दिया है और MOL लिखा है। ठीक है, व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट, हमने पढ़ा है कि जो यूनिट यूज़ होता है मेज़र करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी को, तो उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो द यूनिट यूज टू मेज़र फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो कुछ एक्सप्लेन देखिए, यहाँ पे चार्ट दिया है, चार्ट में अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। ये सब पूछ सकते हैं, इसलिए आपको सारा बस नॉलेज के लिए रखना है बस। ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, तो ये क्या है देखिए, फिजिक्स में इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज लाइक स्पीड। ठीक है, लाइक स्पीड, मोमेंटम, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, वेलोसिटी और फोर्स, बहुत सारी हैं जो हमने लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी को देखा है। ठीक है,
आपने स्पीड देखा ही होगा, 9th में ही है ये भी। मोमेंटम भी 9th में ही है। रेजिस्टेंस भी 9th में ही है। कंडक्टिविटी जो है ये भी 9th में ही है। ऐसा नहीं 9th में है, ये हम पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा मतलब कि 9th में थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया है ये, और 8 में थोड़ा फॉर्मूले से यूज़ करते थे हम लोग 8 तक, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से बताया गया है, इसलिए 9th में थोड़ा ज़्यादा ही दिया है, ठीक है। कुछ उसमें है नहीं, आपको मैं सब बताऊँगा आज बेसिक में, आपका पूरा सब क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए, विच डिपेंड ऑन सम और ऑल ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। जो ड्राइव क्वांटिटी है उसको हम डेरिवेशन से मिलता है हमें, ठीक है। तो क्या होता है, वो डिपेंड होता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, या कुछ उसमें से कुछ ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो उस चीज़ पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो विच डिपेंड ऑन सम और ऑल ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यही बताया गया है। और एंड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दिस क्वांटिटी, और उसको कुछ एक्सप्रेस किया जाता है कुछ टर्म में उस क्वांटिटी को। वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं, और उसको उसके यूनिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इधर कि रुक पढ़ लेता हूँ। यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स एंड कॉल्ड ड्राइव यूनिट। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली समझे तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट पढ़ा, तो जो ड्राइव क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उस फंडामेंटल क्वांटिटी के पास 7 क्वांटिटी हैं जो इंडिपेंडेंट है। लेकिन ड्राइव्ड क्या है, उसमें से कुछ क्वांटिटी लेके अपना एक डेरिवेशन करके अपना एक यूनिट बनाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही मतलब हुआ। और जो फंडामेंटल यूनिट हैं, हमें यूनिट लगाना होगा उसमें, तो यूनिट के लिए हम लोग उसमें से कुछ पार्टिकल मतलब कुछ ले लेंगे, कुछ यूनिट ले लेंगे और उसको ड्राइव करके उसका यूनिट भी दिखाना होगा हमें। सॉल्व करने से नहीं होता, हमें उसका यूनिट भी दिखाना होता है, तभी तो ऐसा यूनिट बनेगा। तो ये सब जो है इसके लिए मतलब कि ड्राइव यूनिट यूज़ होता है। तो कुछ नहीं है, उसका उस पर डिपेंड करता है, बस इतना समझना है, बाकी कुछ नहीं है। अभी डेरिवेशन करते हैं, जिसमें बस एक ही डेरिवेशन, दो ही डेरिवेशन दिया है, बस मोमेंटम दिया है, वेलोसिटी दिया है। हम लोग बोर्ड पे जितने भी हैं सबका बात करेंगे, जितने मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट हैं आपको आगे काम आने वाले होंगे वो सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं बोर्ड पे आपको सबका जितने भी हैं डेरिवेशन दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो हम बोर्ड पे आ गए हैं। देखिए पहले प्रेशर से शेयर करते हैं। प्रेशर क्या है, ये आपको 8th में लगता है, आपको मिलेगा प्रेशर का फॉर्मूला, या 7th में, ठीक है। क्या है, देखिए, प्रेशर इज डिफाइंड टू बी अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर एरिया। मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, आपको टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 8th की। देखिए क्या है प्रेशर, क्या है प्रेशर जो है वो डिफाइंड होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड होता है एक पर एरिया में, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है इधर कि एक अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, मतलब कि अमाउंट ऑफ फोर्स एक एरिया पे लगी। जैसे कि देखिए ये कुछ इतना एरिया है, इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा इतने इतने से एरिया में, तो इसमें कुछ प्रेशर लगेगा, फोर्स लगाएंगे कोई एरिया में। समझिए हमने एक कांच का एक गोल सा कांच लिया, ठीक है, या कुछ ऐसे लिया, गोल सा रहेगा या कैसा भी रहेगा, हमने उस पर अंगूठे से उसको दबाया, ठीक है, उसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स से क्या हो रहा है, उस पर प्रेशर लग रहा है और वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यही बात किया गया है इधर कि द प्रेशर इज डिफाइंड टू बी अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर एरिया। तो फॉर्मूला का बात करते हैं, तो क्या है, मतलब जब फोर्स लगा रहे हैं हम लोग पर एरिया पे, तो ऐसा कुछ आएगा कि जितने भी फोर्स हैं उससे एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो कुछ प्रेशर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इसका यूनिट कैसे होगा। तो पहले तो ये जो है इसका ऐसा यूनिट क्या है, देखिए प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो कुछ पास्कल होता है, ठीक है, पास्कल, ठीक है, पास्कल, ठीक है। ये पास्कल से ही डोनेट किया जाता है इसको, और रुक की तरह, हाँ, पास्कल से इसको डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको याद रखना है, ये भी क्या है, देखिए 10⁵ पास्कल जो होता है वो कुछ न्यूटन के इक्वल होता है, मतलब कि 1 न्यूटन के इक्वल होता है। ये भी एक याद रखने की चीज़ है। बाकी जो 1 न्यूटन है वो 10⁵
9 के भी इक्वल होता है, आप लोग को पता होगा या ना होगा, 9th में है, 8th में भी है, 10th में भी है, ठीक है, ये समझ गए। अभी एक और चीज़ देखते हैं, हमने तो समझ लिया क्या होता है, अभी इसको डेरिवेशन तो करना पड़ेगा। देखिए प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, यूनिट न्यूटन होता है, हम लोग ने पढ़ा है न्यूटन होता है, नहीं तो मैं आपको आई के डेरिवेशन में बताऊंगा, ठीक है। और एरिया क्या है, मीटर होता है, और स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो साइड स्क्वायर या मीटर स्क्वायर समझिए, इसमें मीटर स्क्वायर यूज होता है एरिया निकालते कोई भी चीज़ का, तो ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये है, ठीक है, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में। हाँ हाँ देखिए, तो ये हो गया इसका एक यूनिट जो हम लोग डेरिवेशन करके निकाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, हमने प्रेशर समझ लिया, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड टू बी अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर एरिया, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है, तो वेलोसिटी क्या है देखिए, एकदम बेसिक में समझते हैं, ये 9th में है। वेलोसिटी क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक मैंने बॉल लिया, उस बॉल को मैंने फेंका, ठीक है, वो कुछ नीचे गिर रहा है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस जो ले रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अभी पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, तो ये डिस्टेंस बड़ा बड़ा एरिया लेता है, और जिसमें शॉर्ट में है इतना सा है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जो ऐसे यूनिट किया जाता है इसको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे एरिया को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत छोटे से एरिया को। तो अभी वेलोसिटी भी ऐसे समझ जाएंगे हम लोग, जो डिस्टेंस है वो स्पीड पे काम करेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो भी बड़े एरिया से ही बड़े एरिया में यूज़ होता है, और जो वेलोसिटी बचा वो डिस्प्लेसमेंट में काम करेगा। तो इतना ही समझ आए हमें कि जो शॉर्ट एरिया लेगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आपको ज़्यादा बेसिक में चाहिए होगा तो 9th में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए इतना समझिए, इतना ही है, इसमें भी ऐसे कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं इसका डेरिवेशन क्या है, ठीक है। आपने समझ लिया, देखो वेलोसिटी का, तो हमने समझ लिया क्या है। तो मेन क्या इधर बात ही क्या है कि वेलोसिटी क्या है, एक रेट ऑफ मोशन है। मोशन मतलब कि कुछ डिस्टेंस लेगा या डिस्प्लेसमेंट लेगा, लेकिन हमें वेलोसिटी एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। स्पीड और एक्शन, देखो स्पीड के बारे में बताया है, मतलब कि ये उसी का रेट है, ठीक है, स्पीड का एक्शन का ही रेट होता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इज द रेट ऑफ मोशन, मोशन मतलब डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कवर करेगा कोई वेलोसिटी तो उसका कुछ टाइम भी होगा, एक टाइम लिमिट, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा एक फॉर्मूला उसका, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अभी इसको कुछ कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर हो जाएगा डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट, समझिए, सॉरी ऐसे इधर एस, ठीक है, मीटर अपॉन टाइम को सेकंड से लेंगे, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे हमें ये डिफाइन करने हैं। तो ये एक डिफाइन नहीं मतलब कि डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो आपको मीटर पर सेकंड याद रखना है, ये आपको 9th में अच्छे से बताया है, लेकिन मैंने जो बताया है उतना मैं उधर ही बताऊँगा ऐसे, तो क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको इसमें। अब चलते हैं, तो अब चलेंगे स्पीड को, देखते हैं क्या है। मैंने बात किया था कि स्पीड क्या है, बड़ी डिस्टेंस को लेता है, तो इसमें डिस्टेंस यूज होगा, कुछ नहीं, इसमें अच्छे से बताया है कि स्पीड जो है इज दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, वही जो है मीटर आएगा और टाइम आएगा पर सेकंड, इतना इधर बताना है हमें। और एक और चीज़ बताना है मुझे कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर एस, मतलब कि मीटर पर सेकंड -1। अभी ये क्या है, हमने इंडेसिस पढ़ा होगा, ये कुछ सेवन्थ की सिक्स्थ में ही इंडेसिस के बारे में बताया गया है, ठीक है, या एट्थ में लगता है, एट्थ में। तो इंडेसिस क्या होता है कि ए एन, मतलब कि ए का कोई पावर होगा या बी का पावर होगा, ठीक है। तो हम ए के पावर को बी के पावर को ऊपर लाएंगे, तो इसका जो
पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए इस इंडेक्सेस का रूल इधर यूज़ किया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब इसका यूनिट भी समझ गए क्या है, मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अभी नेक्स्ट यूनिट पे। तो स्पीड जो है आपको अच्छे से बताया हूँ, इतना ही आपको समझना है। इसलिए उधर लिखा था कि वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ, एक स्पीड और एक्शन भी दिया था, तो स्पीड और एक्शन के भी रेट पे आता है, क्योंकि यही फॉर्मूला दोनों ही जगह यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर वेलोसिटी का यूज़ किया जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब मोमेंटम देखते हैं क्या है। मोमेंटम भी बुक में है दिया है एग्जाम्पल के हिसाब से, तो देखते हैं क्या है। मोमेंटम इज़ द मेजरमेंट ऑफ मास इन मोशन। मोमेंटम को बहुत बेसिकली समझे तो ये भी 9th में दिया था हमें कि मोमेंटम क्या है, 8th में भी है, 7th में भी है। मोमेंटम के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। पहले तो मोमेंटम का एक कुछ जानकारी ले लेते हैं क्या है। समझिए एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत छोटा है, ठीक है, उससे आप कांच तोड़ पाएंगे या कुछ मोटा चीज़ जो है इसे तोड़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड हो, मटेरियल हो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हम लोग ने वेलोसिटी लगाया, मतलब कि आप बंदूक का बात कर लो। बंदूक में जो गोली होती है उसके जब बंदूक से हम लोग मारते हैं उसमें कॉलिजन निकलता है, ठीक है, कॉलिजन होता है उस, ये आपको 9th में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने उसमें एक वेलोसिटी का यूज़ किया, या एक एनर्जी का यूज़ किया जो एक स्पीड में हो, फिर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी में जाएगा तो टूट जाएगा कोई भी चीज़, ठीक है, ठीक है। कोई भी वेलोसिटी हम लोग इसमें वेलोसिटी डालेंगे तो यहाँ पे समझिए कांच का वो होगा, कांच का दीवार तो टूट जाएगा, फूट जाएगा पूरा अच्छे से। लेकिन बिना वेलोसिटी के आप उसे हल्का से तोड़ोगे कम वेलोसिटी के साथ तो वो फूटेगा नहीं, ना कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं है तोड़ने के लिए। लेकिन उसमें हम लोग वेलोसिटी लगाएंगे तो तोड़ने में मदद करेगा। इसलिए क्या है, मोमेंटम क्या है, उसी के लॉजिक में काम करता है कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू, मोमेंटम को जो है पी से डिनोट किया जाता है। तो पी जो है वो इक्वल है मास और जो वेलोसिटी लग रहा है इसमें, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अभी कुछ इसको डिफाइन करते हैं। ऐसे तो पी से काम चल जाएगा, पी, अभी इसको हम लोग को उसका डेफिनेशन निकालना होगा, तो चलो करते हैं अभी। तो P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी है, हमने ये समझा है। मास क्या है, मास जो है उसको हम लोग केजी में लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर दे देता हूँ, और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में आता है, नहीं सॉरी मीटर पर सेकंड आता है। बस सॉल्व हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जो मोमेंटम है वो केजी मीटर पर सेकंड होगा। बस हमारे पास मोमेंटम का एक वैल्यू आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है वो आपको मोमेंटम के बारे में अच्छे से बताया हूँ। कुछ प्रॉब्लम लगे तो पूछना, आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उसके लिए भी कुछ कुछ वीडियो बनाऊँगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड कौन सा देखते हैं, सॉरी सेकंड नहीं, जो भी है कोई भी नंबर होगा इसका। तो देखिए फोर्स क्या है, फोर्स के लिए हमें मोमेंटम का यूज़ करना होगा, ठीक है। आपने 9th में न्यूटन का सेकेंड लॉ, या 8th में हम लोग बचपन से न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ते आ रहे हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये एक वो है, मतलब एक लॉ है, ठीक है। लेकिन हमें इधर भी कुछ ऐसे ये बताया है कि द पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट मास कॉसेस द चेंज इट वेलोसिटी मतलब समझ गए एक्सेलरेशन का यूज होगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे इतना ही बताया है। लेकिन हम उसको अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम न्यूटन का सेकेंड लॉ समझते हैं क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मतलब कि फोर्स किसकी इक्वल है, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने बात किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो यहाँ पे जो मोमेंटम का रेट चेंज होगा, ठीक है, तो मास फाइनल मोमेंटम ले लेते हैं, एक मोमेंटम लेंगे, ठीक है, इतना कुछ मोमेंटम होगा। तो उसमें जो मोमेंटम लग रहा है, जब हमने मोमेंटम के बारे में बात किया है, तो फाइनल मोमेंटम से माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम को पर टाइम पे, ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि हमें टाइम भी तो चाहिए उस पर टाइम के लिए। अभी देखिए
हम लोग मास जो है 2 है, उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। आप कॉमन लेना आपको आना चाहिए, नहीं तो समझिए कि मैंने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, कॉमन नहीं सबसे इजी तरीका हुआ है, तो आप डिवाइड करके भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत झंझट हो जाएगा। मैं आपको कॉमन लेना दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए, कोई भी दो चीज़ हुआ तो उस दो चीज़ को हम एक ही बार में ले सकते हैं। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बन गया। तो इसको कॉमन लेंगे तो मतलब एक ही वैल्यू, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रूफ के टाइम पे ये ज़्यादा मदद करेगा आपको। तो देखिए, मास जो है फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी होगा, टाइम ले लेंगे। अभी इतना जो वैल्यू है इसको एक्सेलरेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मास, ये मास निकाल बोलते हैं इसको, हाँ मास, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है वो एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, तो इनटू एक्सेलरेशन और मास, इतना चीज़ समझिए। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो है ये रेट है, एक रेट है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की। अभी कांस्टेंट लगाना भी ज़रूरी है इसमें, तो इसमें हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट लगाने के लिए क्या करेंगे, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो मैंने इधर कांस्टेंट लगा दिया के। ठीक है, अभी की जो है ना वो 1 की इक्वल होगा। ठीक है, मुझे एक यूनिट चाहिए, तो मैंने यूनिट लिया। अभी 1 को दिखाना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। बस इतना ही समझना है। अभी इसका कोई यूनिट है तो ये सही में इसका भी एक यूनिट है, जो न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन जो थे, आइजैक न्यूटन, उनके नाम पे रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, तो न्यूटन के यूनिट से हमारा हमारा काम चल जाएगा, बस बात ख़त्म। अभी चलते हैं, इस पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे नहीं दिया है मैंने डेफिनेशन में, तो कुछ देखते हैं। हमने क्या क्या देखा इधर, एक्सेलरेशन को देखा है, इसके अंदर एक्सेलरेशन का भी एक डेफिनेशन होता है। सॉरी, ये तो मैं बात कर लूँगा आगे। अभी जो फोर्स है इसका एक और होता है, क्या होता है देखिए, ये आपको 10th में दिखेगा। क्या है ये, 11th में भी आ सकता है, इसलिए इसको बता देता हूँ। क्या है कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स, यूनिवर्सल लॉ है न्यूटन का, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, टू द मास, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास and which is directly inversely proportional to the square of distance between them at center। ठीक है, तो कुछ ये है ये दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहा होगा, दो ऑब्जेक्ट है कोई। ठीक है, उसमें कुछ डिस्टेंस लगेगा, सेंटर से लेंगे उस डिस्टेंस को। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही एक फॉर्मूला बना है, ये भी फोर्स के लिए ही बना है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस बस क्या है, इसमें डिस्टेंस का यूज़ करेंगे हम लोग। फोर्स जब समझिए इंक्रीज़ हो जाएगा तो डिस्टेंस कम होगा। ज़्यादा फोर्स कब लगेगा, जब बहुत ऑब्जेक्ट सामने होगी तो डिस्टेंस बहुत कम लगेगा उसमें। ठीक है, कुछ इसके उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको 10th में वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, तो आपको देखना होगा तो देख सकते हैं, नहीं तो आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना बताया हूँ इतना बहुत है। बाकी इस बार लेसन है ग्रेविटेशन, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा बाद में। ठीक है, आपके लिए इतना ही बहुत है। अब इसमें जो फोर्स है उसका भी जो है वो न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, और उसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम यहाँ पे जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, जी m1 m2 स्मॉल में रहेगा। ठीक है, और डी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्स, कांस्टेंट लगा दिया मैंने। जी का वैल्यू भी पता होगा आपको। जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आपको मैं ग्रेविटेशन के लेसन में अच्छे से बताऊंगा, तब तक के लिए इतना याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है उस पर। आपको मैंने हाँ एक और बता देता हूँ, जो एक्सेलरेशन है उस पर उसमें बताऊँगा। ठीक है, अभी रहने दीजिए। तो एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का दो टाइप के फॉर्मूले बन जाते हैं।
लेकिन एक ये है, देखिए क्या है, देखिए एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक एक्सेलरेशन क्या है, एक रेट है चेंज ऑफ वेलोसिटी का, जो मैंने बात किया है कि वेलोसिटी जो होगा फाइनल, एक समझिए एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे एक मतलब कि चल रहा है, ठीक है, मोशन में है, वो मोशन में होगा मतलब कि वेलोसिटी जो होगा उसमें, ठीक है। तो वो वेलोसिटी होगा, तो क्या होगा, ये कुछ स्टार्ट होगा वेलोसिटी का और ये कुछ उसका एंड होगा उस वेलोसिटी का, ठीक है। तो मतलब कि वो चला बाद में रुका, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा उससे माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को पर टाइम पे, उसी चीज़ को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, नीचे जो है ऐसा आ जाएगा, इन दोनों को यूज़ करेंगे तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक यूनिट है। इसका यूनिट कहाँ यूज होता है पता, एक और जगह यूज होता है, जो जी हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ये भी एक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसके बारे में तो देखिए क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट्स करेगा, मतलब कि अर्थ पे एक्ट करेगा, ठीक है। क्या आएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इन द अर्थ ड्यू टू बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सलेरेशन, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला देखते हैं इसका। इसका जो फॉर्मूला है कुछ ऐसे है, ये थोड़ा हमने दो फॉर्मूले जाने हैं। एक क्या है, Gm1m2/d²। एक और फॉर्मूला जाना है, वो क्या है, 4 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। दोनों फोर्स की इक्वल हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो फोर्स की इक्वल हैं, तो मैं इन दोनों को 1 और 2 लिख के ये कह सकता हूँ कि दोनों इक्वल हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू मास Gm1m2/d²। ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, दोनों का वैल्यू एक ही ऐसा आएगा सॉल्व करने टाइम पे, ठीक है। मास मास कट गया, ठीक है, बस क्या बचा इधर जी। अभी ये मास जो है जरूरी नहीं है कि एम ही हो, और एक मास जो है वो अर्थ के लिए है, एक कैपिटल एम रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि अर्थ के बारे में बता रहा है। एक मास जो है वो कट गया, ठीक है, ये मास वन ही होगा, ठीक है, इसलिए कट गया। बच्चा क्या, Gm/d², ठीक है, Gm/d² बचा है, ठीक है, Gm/d²। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग जी से डाल देते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब कि ये अर्थ पे एक्सेलरेट करेगा, तब इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इससे भी ग्रेविटेशनल, और इसका एक वही फॉर्मूला, इसका भी वही यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, कि ऐसे किया जाता है। ये आपको इस बार 11th में होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का लेसन है, तो ठीक है। अब इतना समझ गए, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट चार्ज कैरियर्स हैव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, ठीक है। ये सर्किट ले लिए हम लोग, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है 9th में ही है, ये भी क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरियर्स हैव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, ठीक है। 2 पॉइंट होगा कुछ, यहाँ पर सर्किट बना दिया मैंने, एक बैटरी भी डाल दिया, ठीक है, समझाने के लिए। ये बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है। इसको हायर पोटेंशियल बोलेंगे, इसको लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। करंट यहाँ से फ्लो होना चार्ज करेगा, शुरू हो जाएगा और यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है इधर कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरियर हाँ कैरियर्स हैव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, ठीक है। बस फिर क्या है, करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। तो ये दो जो हैं, एक इसमें जो जब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तब ये कुछ वर्क कर रहा होगा, ठीक है। और इसमें एक चार्ज जो है वो चार्ज भी जा रहा होगा, जो चार्ज होगा करंट का। इसलिए इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। और वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने के लिए हम वोल्ट का यूज़ करते हैं, कैपिटल वोल्ट। जब यूनिट दिखाना होगा, जैसे कि 10 वोल्ट लिखना होगा, तो छोटा स्मॉल भी लिखेंगे, बड़ा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये फॉर्मूला है वर्क अपॉन क्यू, जिसको
ऐसे यूनिट में देखें तो क्या आएगा, जी अपॉन कॉल सी, मतलब कि जूल्स अपॉन कॉलम। जूल्स मतलब कि ये एक फेमस साइंटिस्ट का नाम है, कॉलम भी एक फेमस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो दो चीज़ से ये डिफाइन होता है, ठीक है। और वोल्ट को हम लोग लेकिन इससे नहीं जनरेट कैसे करते हैं, देखिए। जब लिखेंगे कि 10 वोल्ट, ऐसे लिखेंगे हम लोग, कुछ वैल्यू आया तो, इसलिए जूल पर कॉलम बस आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन रखना है, डेरिवेशन के टाइम पे हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको इतना सारा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपका 9th और 8th जितने भी हमारे पीछे के क्लास हैं उसके कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जा रहे हैं हमारे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा है। तो ये क्या है, वर्क के बारे में अब पढ़ते हैं। वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी said to be when a force applied to an object moves that object, ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मूव्स होगा। इसमें क्या पूछा है, देखिए, सेड टू बी फोर्स के बारे में पूछा है, और क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट जो है मूव्स हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बस यही फॉर्मूला है इसका। और वर्क का एक ही फॉर्मूला नहीं है, वर्क के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं सबके बारे में बात बताता हूँ। और जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा है उसके भी कुछ कोई बता ही दूंगा आपको, ठीक है। पहले इतना देखिए, फोर्स क्या हो गया, न्यूटन होता है, और जो डी है वो मीटर होता है, तो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। लेकिन हमें वर्क में जूल दिखाना होता है, इसलिए हम यूनिट नहीं यूज़ करेंगे। एक जूल कितनी यूनिट के इक्वल होगा, 10⁻⁷ अर्ग में डोनेट किया जाता है, मतलब बताया जाता है, ठीक है। ये सब नॉलेज के लिए याद रखिए आप लोग, कुछ इतना वो नहीं है। तो ये क्या जूल है, ठीक है, 1 जूल। अब इतना समझ गए हम लोग। अब जो एक जूल के बारे में इतना हमने नॉलेज के लिए रखा है, तो अभी ये एक पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हमें जूल ही हर जगह यूज़ करना है इसमें, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है वर्क का, कि वर्क जो है वो इक्वल है पावर इनटू टाइम का, ठीक है। वॉल्ट पर सेकेंड, पावर का क्वांटिटी वॉट है, इसका सेकेंड है, ठीक है। जिसको भी हमें जूल में ही दिखाना है, ठीक है। कुछ और भी फॉर्मूले देख लेते हैं इसके। वर्क एक और फॉर्मूला है, क्या है, जब हमें कोई एंगल दिया हो तब इसका यूज़ करेंगे, फोर्स कॉस इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस कॉस का यूज़ किया गया है, बाकी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता ही है। तो इसका कुछ न्यूटन कॉस का कुछ एंगल बनेगा एस, लेकिन हमें इसमें भी जूल का यूज़ ही करना है क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। अभी हमने बहुत कुछ समझ लिया, बहुत जितने भी कॉन्सेप्ट थे। अभी कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने वोल्ट पढ़ा है, चार्ज के बारे में ही पढ़ा है, एक और करंट भी हमने पढ़ा था। तो करंट जो है उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है, देखिए, इसको आई में डिनोट किया जाता है, ठीक है। जिसका एक वैल्यू है एम्पियर, जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है हमें, आई इक्वल किसके है, पर चार्ज होता है कि द करेंट इज अ रेट ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लो इन अ पर टाइम। एक वायर में पर टाइम पे कितना चार्ज पार्टिकल फ्लो होता है, ठीक है, उस चीज़ से बताया गया है। तो कुछ कॉलम आएगा इधर और इधर आएगा सेकेंड। तो क्या है एम्पेयर, इसमें एम्पेयर के बारे में, आई को एम्पेयर में डिनोट किया जाता है, इसलिए करंट जो है, इसलिए हम लोग इधर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉलम पर सेकेंड, तो पर कॉलम सेकेंड जो एक यूनिट बन गया इधर, लेकिन हमें एम्पेयर दिखाना है इधर, ठीक है। तो कॉलम जो है वो कितना होता है, 1.96 इंटू 10⁻⁹ होता है, ठीक है। रुकिए, हाँ, कॉलम इक्वल्स टू 1.96 इंटू 10⁻⁹ कॉलम, ये हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ वैल्यू है इसका। यही सब याद रखने की चीज़ है, कुछ इतना है नहीं, ठीक है। अभी हो गया ये सब ख़त्म। अभी हम लोग एक और सी बात ही कर लेते हैं, नहीं इतना बात कर लिया हो गया, हाँ। और कुछ है क्या, बहुत कुछ हो गया। अब चलते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन कर लिए, अब कुछ और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ते हैं, इधर ही बोर्ड पे पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो क्या है कि दो बिसाइड जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट जो भी है, देयर आर 2 मोर यूनिट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स को हटा के और 2 यूनिट है, देखिए फंडामेंटल यूनिट को बेसिक यूनिट भी कहा जाता है। देखिए हमारे पास दो और एक है, 2 और यूनिट है, इसका नाम है और इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। कौन कौन सी यूनिट है वो? प्लेन एंगल एक है, एक सॉलिड एंगल है। तो अभी इसको हम लोग डेरिवेट करते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं सही से जल्दी जल्दी। देखिए दिस इज़ द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क का लेंथ है ऑफ सर्कल तो रेडियस ऑफ द सर्कल एज शोन इन फिगर 1.1। ठीक है, दस डी थीटा इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle. It is measured in radian and angle theta is denoted as theta। ठीक है, जो पता है इसको मैं अच्छे से एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये पहला हो गया। एक क्या है इसमें, दिस इज द सॉलिड एंगल का बात करते हैं अभी। दिस इज द थर्ड डायमेंशनल एनालॉगी ऑफ डी थीटा एंड इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ स्क्वायर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। दस d theta equals to dA upon r square is the solid angle subtended by the O तक। ठीक है, आपको बता देता हूँ रुको। देखिए क्या आएगा, सबटेंडेड बाय एरिया डी एस एट ओ। ठीक है, ओ तक है, क्या आएगा, एज सोन इन फिगर। क्या है, इट इज़ मेजर्ड इन रेडियन। अ स्क्वायर ऑफ रेडियस आर हैज़ surface area 4 pi r square, thus the solid angle subtended by entire square at the omega equals to 4 pi r square upon 4 pi s r। तो इसको अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, कुछ एंगल्स दिए हैं इधर, इसी बना के बताऊँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। अभी डायरेक्टली पढ़ते हैं सब, पहले इसको कट करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अभी पहले बात करेंगे हम डी थीटा क्या है। ये एक एंगल है, ठीक है, सब एक सॉलिड एंगल है, नहीं सॉरी प्लेन एंगल है। और ये जो है प्लेन एंगल है, और ये जो है ये हम सेकेंड डायमेंशनल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि प्लेन हो तभी। तो शुरुआत करते हैं, इस लेसन को अच्छे से समझेंगे। पहले क्या बोला गया है कि ये कुछ रेशो की इक्वल है। ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल ले लिया। रुकिए रुकिए, ये सर्कल ले लिया और एक लाइन जो है इधर से कुछ आर्क बना रहा है। ठीक है, जिसको ये पेंसिल से करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग थीटा से डोनेट करेंगे, जो डी थीटा है। डी का वैल्यू जब कम ज़्यादा दूर की वैल्यू को नहीं निकालते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, डी का यूज़। ठीक है, नहीं तो थीटा से काम बन जाएगा। ये आर्क क्या हो गया, डी एस हो गया, और ये जो है रेडियस जानते हैं, सेंटर से लिया है हम लोग ने। ठीक है, थोड़ा समझिए, सेंटर है इधर। ठीक है, तो इसी इतना ही बताया है। क्या बताया इधर कि ये रेशो की कौन सी रेशो इक्वल है, जो डी थीटा है वो कुछ डी एस अपॉन आर के इक्वल है। ठीक है, ये सर्कल का एक पार्ट लेके बताया गया है इधर से। ठीक है, तो हमें इतना ही समझना है कि डी एस अपॉन आर, डी थीटा इक्वल है डी एस अपॉन आर के, और इसका कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हम इधर पे रेडियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं ये बताता हूँ क्यों नहीं यूनिट इसका। तो देखिए, जो डी थीटा है वो कुछ इक्वल है डी एस अपॉन आर के, और ये डी एस क्या है, एक मीटर है, क्योंकि ये लेंथ के बारे में बात किया है हम लोग ने, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, और जो रेडियस है वो भी मीटर में ही होगा, क्योंकि वो भी एक लेंथ ही है। दोनों कट गए, बचा 1। इसलिए जो बोला गया है कि डी थीटा जो है वो इक्वल है 1। ठीक है, 1 रेडियन के, मतलब कि रेडियन के इक्वल ही है। ठीक है, रेडियन के ही इक्वल है, बस बोला गया है कि इसलिए जो डी थीटा है इक्वल है रेडियन के। अब रेडियन जो है वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रेडियन वही हो।
सॉरी रेडियन जो है मतलब कि एक वो है आपको एक आगे बताऊंगा बाद में, इसके लिए भी बताया गया टेक्स्ट बुक में रेडियन क्या है। तो रेडियन के लिए तब तक समझिए कि एक इसे रेडियन में डोनेट किया गया है। समझिए कि डेटा का वैल्यू 2 आया तो हम 2 को छोड़ सकते नहीं हैं, इसलिए हमने रेडियन का यूज़ किया है बताने के लिए, ठीक है। तो कुछ इसका यूज़ करते हैं हम लोग इसको बताने के लिए। इससे काम नहीं, अभी इसका ख़त्म हो गया काम। अभी हमने इसमें बहुत कुछ समझ लिया है, तो हाँ इतना ही था ना बस। ये रेडियन बाद में यूज़ करना है, बाद में इसको डेटा। हाँ और ये एंगल है, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि रेडियन है तो, ठीक है। ये रेडियन का एक साइन है थीटा सी, ठीक है। थीटा सी इक्वल्स टू डी थीटा सी इक्वल्स टू जो है 2 रेडियन, जितना भी रेडियन आए, ठीक है। अब चलते हैं सॉलिड एंगल देखते हैं, ठीक है। ये कुछ स्फेयर से मतलब कि समझिए कि ये स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर का एक पार्ट लिया है इन लोग ने, ठीक है। सॉरी थोड़ा गंदा बना है, हाँ सॉरी 5 मिनट ले लेना है, बस 5 मिनट दीजिए आप। बस ये देखिए, हाँ ये एक सर्कल बना, क्यों नहीं बन रहा है सर्कल, हाँ देखिए ये सर्कल बना एक। अभी ये जो सर्कल है, रुकिए रुकिए बना ही लेने दीजिए इसे, हाँ ये देखिए एक सर्कल बनाया मैंने। अभी सर्कल में कुछ ए लेंथ बना, ये 3 डायमेंशनल है, मैं आपको बताता हूँ ठीक है सही से। अभी इसमें ये क्या है, ये डी ओमेगा है, ये जो है ये डी ओमेगा है और ये ओमेगा का साइन है, ठीक है। और ये जो है ये डी ए है, मतलब कि इसका एरिया हो गया क्योंकि 3 डायमेंशनल है इसलिए कुछ ऐसा है ये, ठीक है। ये जो शेडेड एरिया होगा टेक्स्ट बुक में दिया है कुछ, तो ये डी एरिया हो गया और रेडियस तो सेम ही रहेगा। इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ही हम लोग ने, इसका भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट इधर भी लगा है कि जो डी ओमेगा है वो इक्वल है डी ए अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। मैं आपको इसका याद रखने का तरीका बताऊंगा, लेकिन समझिए ये किसके इक्वल है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। रुकिए अच्छा ले लेते हैं अभी। देखिए एक पार्ट ले लिया मैंने, ये क्या है डी ए है और ये कुछ आर है और ये जो है डी ओमेगा है। इतनी चीज़ें हमें याद रखना है इसमें, और ये 3 डायमेंशनल है, इतना याद रखना है, ठीक है। और ये भी एक सर्कल एक स्क्वायर का पार्ट लिया गया है, मतलब ये कुछ आर्क जैसे बनेगा, बस 3 डायमेंशनल आर्क रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये किसके इक्वल है, डी ओमेगा जो है वो इक्वल है डी ए अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। अभी इसमें भी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए इधर हम लोग स्टे रेडियन ले रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं, स्टे रेडियन। स्टे रेडियन क्या है, इस एक रेडियन का ही पार्ट है, लेकिन इसको तो 3 डायमेंशन दिखाया है इसलिए स्टे रेडियन यूज़ किया होगा। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, ऐसा सिंबल रहेगा उसका, जैसे इसमें रेड रहेगा, ठीक है। रेडियन में रेड रहेगा, इसमें ऐसा रहेगा, और प्लेन एंगल के लिए इसका यूज़ करेंगे और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में सिंबल ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे भी हम समझ गए कि ऐसा यूज होता है। अभी समझिए कि हमें एक फॉर्मूला याद है कि जो स्फेयर का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का स्फेयर का, ठीक है, कुछ 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये समझिए ये एरिया मुझे पता है, तो मैं एक ये फॉर्मूला है हमारा जो है, देखिए अच्छे से देखते हैं, डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास है। क्या करेंगे, हमें एरिया पता है क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आर से कट गया, बचा क्या, 4 पाई बचा, और सिंबल क्या रहेगा, एस आर, तो ये डी ओमेगा के इक्वल होगा, ठीक है। अभी एस आर क्यों है, क्योंकि इसमें भी कुछ यूनिट नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। देखिए कैसे नहीं मिलेगा, डी ओमेगा किसके इक्वल है, डी ए के और आर स्क्वायर के, ठीक है। मतलब क्या होगा, डी ए किसके इक्वल होगा, मीटर के, और एरिया तो स्क्वायर होगा, रेडियस भी स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, बचेगा एक भी यूनिट नहीं बचेगा, इसलिए जो डी ए है वो इक्वल है मीटर
सॉरी, डी ए जो है, डी ओमेगा जो है वो कुछ 1 एस आर के इक्वल हो गया इसके हिसाब से, कुछ यूनिट बचा ही नहीं इधर, इसलिए हम लोग स्टेरेडियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी याद रखने का तरीका बताता हूँ। आपको ट्रिग्नोमेट्री पसंद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ अपोजिट साइड है उसका, ये प्लेन एंगल के लिए है। ठीक है, प्लेन एंगल के लिए है। ठीक है, डी एस है और आर है, तो क्या है, थीटा है, थीटा का अपोजिट साइड साइन थीटा यूज़ करेंगे हम लोग इधर। तो अपोजिट अपॉन रेडियस, मतलब कि हाइपोटेन्यूस है, इसका लेंथ जो है ये दोनों का इससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये इसका इस मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डी एस अपॉन आर, और ये जो है ये डी थीटा ही है। ठीक है, अब उस सेम कॉन्सेप्ट इधर भी यूज करेंगे। ये जो है थर्ड डायमेंशन के लिए सॉलिड एंगल है उसके लिए। ठीक है, समझिए सॉलिड एंगल है। हाँ, तो ये क्या होगा, ये थीटा हो गया, ये ओमेगा हो गया। ठीक है, ओमेगा, तो डी ओमेगा इक्वल्स टू अपोजिट डी ए अपॉन एरिया है, तो आर स्क्वायर याद रखना कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस आर स्क्वायर थर्ड डायमेंशन में, इसलिए। ठीक है, तो ये सब खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमें फाइनल चीज़ देखना है। ठीक है, फाइनल चीज़ क्या है, इसमें हमने इतना कुछ समझा तो फाइनल चीज़ भी समझ जाते हैं। आपको दो एंगल याद रखना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके बेस पे, इस क्वेश्चन के बेस पे। हमें दो चीज़ याद रखना है बस। प्लेन एंगल के लिए डी एस अपॉन आर स्क्वायर इक्वल है इसके डी थीटा के, और डी ओमेगा के लिए डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आर स्क्वायर नहीं आएगा, उसमें आर ही आएगा, सॉरी। हाँ, तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको इतना याद रखना है। जब आपको आर का क्वेश्चन पूछा, थर्ड डायमेंशन होगा, तो आपको सोचना होगा कि थर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल से पता लगाते हैं। चलते हैं अभी नोट्स में, हमने बहुत कुछ लिख लिया इधर। तो अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्या है इधर। ठीक है, व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल सेपरेटेड बाय द मून। मून का बात किया है, पक्का स्क्वायर होगा। ठीक है, मून का बात किया है तो स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, क्या बोला है, एक सॉलिड एंगल जो है सेपरेट हो रहा है कोई भी अर्थ के कोई भी पॉइंट पे। ठीक है, तो डायमीटर दिया है हमें मून का, कितना है, 3474 मीटर है, किलोमीटर है। ठीक है, और उसका एक रेडियस, और अर्थ का क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, अर्थ तक का डिस्टेंस, मून से लेके अर्थ तक का। कुछ एक ड्राइंग करके बताता हूँ। ठीक है, तो रेडी। अभी देखिए, ये कुछ हो गया, यहाँ पे मून है हमारा, यहाँ पे अर्थ है। कोई भी एक सॉलिड एंगल अर्थ के कोई भी पार्ट पे जा रहा है, फॉर्मूला पता है क्या है, डी ए अपॉन आर के। तो क्या बोला है कि एक सॉलिड एंगल सेपरेटेड एट द मून, तो एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द मून क्या होगा, डिस्क एरिया को जो जहाँ से वो निकल रहा है कोई डिस्क जैसा बनाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर, सर्किल का जो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि एकदम प्लेन बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ये प्लेन ही बनेगा। ठीक है, इसलिए पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे। और ये जो है डिस्टेंस है, दो चीज़ हमें मिला है, पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ नहीं करना है वहाँ पे 10⁻³ से बस उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड कर देना है इसको, जिससे 10⁻³ से ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मीटर में कन्वर्ट करना है हमें, तो 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कुछ ये वैल्यू आएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई कैसे करना है पता है, 1 पॉइंट यहाँ पे देखो दिया है अच्छे से, देखिए इधर, इधर पे दिया है एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द मून। ठीक है, हाँ, ब्रश तो है हमारे पास, हाँ, ठीक है। तो देखिए क्या किया इधर, एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द मून क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो इधर पाई लिया है, और डी था, वो डी को डिवाइड किया 2 से, तो कुछ वैल्यू आया। आप भी कुछ इसको कुछ सॉल्व कीजिए तो पता चलेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर था, उसको डायमीटर को रेडियस में बनाइए, बस 2 से डिवाइड करना है आपको, और पहले इसको 10⁻³ से डिवाइड कर देना, जिससे मीटर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमें दोनों साइड डिवाइड करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर है, नीचे डी स्क्वायर है, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा।
पाई हो गया। अभी ये से कुछ कुछ वैल्यू को मैं तोड़ दिया, ठीक है। देखिए मैंने कुछ कुछ वैल्यू को तोड़ा इधर, ठीक है। हाँ देखिए अभी जो पाई आर स्क्वायर था और नीचे क्या था, ए पाई आर स्क्वायर हो गया और नीचे भी एक है, लेकिन दोनों का रेडियस अलग है इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया है, ठीक है। अभी देखिए फिर कुछ वैल्यू आया, डिवाइड किया मैंने तो मुझे कुछ वैल्यू आए हैं, इतने सारे चार चार वैल्यू। नीचे भी मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है। मतलब और कि वो स्क्वायर में था, उसको स्क्वायर हटा दिया मैंने और उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे 1.37 इंटू 1.37 है, ठीक है। और 10⁻³ 10⁻³ सॉलिड एंगल को बताने के लिए अच्छे से मैंने तोड़ा है इसको, ठीक है। अब देखिए पाई हो गया, इधर 1.73 था, उसको मैंने एक्यूरेट वैल्यू ले लूँगा, एक 2 ले लिया, ठीक है। दोनों में 2 ले लिया और 10⁻6 जो है वो एक वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई किया है। आपको इसमें an इंटू बी एन इंटू am, ठीक है। ये इंडेक्सेस का एक रूल था, उसके हिसाब से am प्लस n होता है, इसलिए 10⁻², दोनों का एक सेम वो था, सेम वैल्यू था 10 और ऊपर जो पावर था 3 था दोनों का, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और मुझे वैल्यू क्या आया, 10⁻6 आया। फिर बाद में क्या करूँगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, कुछ इतने वैल्यू मिलेंगे मुझे। अभी जो मुझे पाई का वैल्यू पता है कितना है, पाई का वैल्यू जो है वो कुछ 3 के इक्वल 3.14 है, उसको मैंने एक्यूरेट ले लिया, 3.4 ले लिया और इसको 10⁻⁻4 लिया। अभी जो 3⁻4 है उस 0.75 आएगा, उसको मुझे तो 0 पर ज़्यादा कम वैल्यू हो जाएगा, एक सेपरेट वैल्यू चाहिए मुझे, इसलिए मैंने वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ 7.5 आया और ये जो है 10⁻5 बन गया। और ये 7.5 जो आया यहाँ पे रेडियन आएगा, ठीक है, रेडियन आएगा, ठीक है। हाँ ये कुछ रेड नहीं सॉरी एस आर आएगा, हाँ ये वो है ना, सॉलिड एंगल। हाँ देखिए फिर एक्यूरेट वैल्यू है ये, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली का साइन दिया है मैंने। सही का वैल्यू क्या आएगा, कुछ 6 पॉइंट कुछ था, इस 10⁻5 सेम में आएगा, बस कुछ 6.4 कुछ ना था। एक्यूरेट ही है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं हुआ है, एक दो वैल्यू के आगे पीछे हुआ है, ठीक है, एक यूनिट के एक नंबर के आगे पीछे हुआ है, ठीक है, चलेगा इतना। तो मैंने अभी इतना समझना है हमें बस। अभी पाई के बारे में, रेडियन और डिग्री का जो रिलेशन है एक दोनों का क्या है, देखिए आपको ये 11th के फर्स्ट लेसन जो है 11 का, उसमें आपको मिल जाएगा, एंगल एंड मेजरमेंट है, उसमें अच्छे से बताया है दोनों का रिलेशन कैसे होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे से जो बताया है इतना समझिए कि पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज होगा हर जगह, ठीक है। कैसे होगा ये देखिए, पाई रेडियन हो गया, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मानने के लिए कुछ होगा नहीं, वही वैल्यू आएगा। अभी मैंने क्या किया, ये 1 जो है वो डिग्री होगा, ठीक है, तभी के लिए अभी के लिए 1 जो है डिग्री रहेगा, ठीक है। मतलब नहीं, इससे मतलब मुझे मैं मानने के लिए कर रहा हूँ। जैसे फॉर्मूला देखिए क्या है, कुछ पहला फॉर्मूला क्या है, 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180/पाई की इक्वल है, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें उधर भी देखने मिलेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई/180 के, ये कुछ इसी का कुछ रिलेशन बताना है मुझे। तो देखिए हाँ, तो क्या है, थीटा सी मतलब कि रेडियन किसके इक्वल है, एंगल के, ठीक है, कितना 180 डिग्री अपॉन पाई, ये फॉर्मूला यूज़ होता है। अभी रेसिप्रोकल कैसे हुआ, मैंने इसको इधर, अभी रेसिप्रोकल कैसे होता है ये, मैंने इसको इधर भेजा, मैंने इधर इसको इधर भेजा, क्योंकि मुझे जब इक्वल की साइड जाएगा तो अपन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर देखिए, थीटा सी मल्टीप्लाइड बाई पाई/180, जो एंगल डिग्री, एक डिग्री के कितने भी डिग्री के इक्वल हो, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इतना ही याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट ख़त्म। कुछ वैल्यू है इधर, आपको पाई/180 भी याद रखेंगे चलेगा, नहीं तो इतना अच्छे से एक्यूरेट वैल्यू रखेंगे तो और अच्छी बात हुई, ठीक है।
अभी आपको सब कॉन्सेप्ट को समराइज़ करना है, सबके नाम याद करने, सिंबल्स जो भी हैं, ठीक है, जो जो बताया है आपको उसको एक और रिवाइज कर लेना, और ये जो एग्जांपल इसको सॉल्व करना खुद से, बस थोड़ा वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे, नोट्स जो भी होंगे, इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देता रहता हूँ। आपको बस सर्च करना है ये t.me, ठीक है, ये आपको सर्च करना है, सॉरी हाँ सर्च करना है, ठीक है। थैंक यू। कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया है, लेकिन अब अगली जो वीडियो बनेंगे उतने बड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक था, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया है। आपको कुछ भी गड़बड़ लगा बस कमेंट करके बताना, फिर इसको मैं और अच्छे से बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।